आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं आलमी मंजर। मैं हूं अबू हुरैरा। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। हिंदुस्तान में मजहबी अदम रवादारी से मुतालिक अमरीकी रिपोर्ट पर मरकज का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीका हिंदुस्तानी समाज और आइन से नावाकिफ। अमरीका से F-16 फाइटर पर सब्सिडी न मिलने से भड़का पाकिस्तान। कहा, कहीं और से खरीद लेंगे। जंगी जराइम के ताल्लुक से बांग्लादेश की एक ट्राइब्यूनल ने 4 अफराद को सुनाई मौत की सजा। 1971 में जंग आजादी के दौरान कत्ल और लूट मार का था इल्जाम। सिंगापुर में पुलिस ने दहशतगर्द तंजीम IS से रवाबित के इल्जाम में 8 बांग्लादेशी शिद्दत पसंदों को किया गिरफ्तार। पठानकोट हमला मामला, वजारत दाखिला की स्टैंडिंग कमेटी ने हुकूमत पर उठाए सवाल। कहा, दहशतगर्दी से निपटने के लिए कोई पॉलिसी नहीं। और अगस्ता वेस्टलैंड पर बोले राहुल गांधी। कहा, मैं निशाना बनकर हूं खुश। बीजेपी ने कहा, हमारा निशाना है करप्शन। तो चलिए आलू मंजर की खबरों की तफसील शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे USCIR रिपोर्ट की। जी हां, US कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की सालाना रिपोर्ट पर मरकजी हुकूमत ने तल्ख रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। हुकूमत ने कहा है कि हम अमेरिका की सरकारी तंजीम की रिपोर्ट का कोई नोट नहीं लेंगे, क्योंकि अमेरिका ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि उसे हिंदुस्तानी समाज और आइन की कोई समझ नहीं है। वाज़ेह है कि US कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने हिंदुस्तान में अक़लियतों के ताल्लुक से जो इंकशाफ किए हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। देखिए इस हवाले से एक खास रिपोर्ट। US कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में हिंदुस्तान में रवादारी को चोट पहुंची और मजहबी आजादी को चोट पहुंचाने वाले वाकयात में इजाफा हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि मजहबी रहनुमाओं और जिम्मेदारों ने तबकों के बारे में गैर मयारी बयानात दिए और इसके लिए मरकजी हुकूमत ने उनकी सरजनिश भी की। कमीशन का कहना है कि हालात का तज्जिया करने के मद्देनजर वो साल 2016 में होने वाले मामलात पर भी नजर रखेंगे। USCIRF ने अमेरिकी हुकूमत को हिंदुस्तान के साथ मजहबी आजादी और नीतियों के मामले पर दो तरफा बातचीत करने की सलाह दी है। दिलचस्प बात यह है कि ये रिपोर्ट PM मोदी के वाशिंगटन दौरे से तकरीबन 1 महीने पहले आई है। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में अक़लियती तबकों को, खास तौर पर मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों को डर, इस्तेहसाल और तशद्दुद का शिकार होना पड़ा। इससे पहले मरकजी हुकूमत ने USCIRF मेंबर्स को वीजा देने से इनकार कर दिया था। माजी में UPA सरकार ने भी कमीशन के कारकुनों को वीजा नहीं दिया था। एक और दिलचस्प बात यह है कि USCIRF के कमिश्नर कैटरीना लैंगडोर्स चीन से इख्तिलाफ राय के मसले पर एक मीटिंग में हिस्सा लेने धर्मशाला आई थी। दरअसल USCIRF US फेडरल गवर्नमेंट कमीशन की आजाद इकाई है। ये अपने आप में दुनिया की अकेली ऐसी इकाई है जो दुनिया भर में लोगों की मजहबी आजादी की हिफाजत के लिए पाबंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV। आगे बढ़ेंगे। खबर शाम से है, जहां की जंगबंदी की कोशिशों के बीच शहर हलब में फौज और अपोजिशन के दरमियान गोलाबारी हुई और मोर्टार भी दागे गए। लड़ाई के ताल्लुक से एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें हलब के पड़ोसी इलाकों में गोलाबारी देखी जा सकती है। इस वीडियो को शामी फौज की तरफ से जारी किया गया है।
तो वहीं शाम के एक सरकारी टीवी के मुताबिक हलब में बागियों की जानिब से रॉकेट दागे गए, जिसमें दर्जनों अफराद के हलाक और जख्मी होने की खबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक अस्पताल पर भी रॉकेट से हमला किया गया, जिसमें 4 अफराद के हलाक होने की खबर है। हलब में अब तक पिछले 2 हफ्तों में 250 अफराद के हलाक होने की खबर है। इराकी पार्लियामेंट के स्पीकर सलीम अल जबूरी ने साबिक अमरीकी सदारती उम्मीदवार मार्को रूबियो की क़यादत में बगदाद पहुंचे अमरीकी वफ्द से मुलाकात की। वाज़ेह है कि मुलाकात एक ऐसे वक्त हुई है जब मुक़्तदा सदर के हजारों हामियों ने कुछ दिन कबल ही इराकी पार्लियामेंट के रूबरू एहतजाज किया था। हजारों की तादाद में शिया ज़ायरीन ने बगदाद के करीब वाक़े काज़मिया में इमाम मूसा अल काज़िम के रोज़े पर हाजिरी दी। इमाम मूसा अल काज़िम शिया फ़िरके के 12 इमामों में से एक हैं। इमाम मूसा अल काज़िम की बरसी के मौके पर ज़ायरीन ने उनके रोज़े पर हाजिरी दी। इसके अलावा कुछ मकामात पर मातम भी किया गया। इराकी फ़ौज ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए, जगह जगह चेक पोस्ट कायम किए गए और कई रियासतों को एहतियात के तौर पर बंद भी किया गया। जंगी जराइम के ताल्लुक से बांग्लादेश की एक ट्राइब्यूनल ने 4 अफराद को मौत की सजा सुनाई है। इन लोगों पर 1971 में जंग आज़ादी के दौरान कत्ल और लूट का इल्जाम है। ट्राइब्यूनल में सुनवाई के दौरान सिर्फ एक शख्स मौजूद था, जबकि बाकी 3 मफरूर अफराद को पुलिस तलाश कर रही है। वहीं सहरुकनी ट्राइब्यूनल ने 5वें शख्स को उम्रकैद की सजा सुनाई है। ट्राइब्यूनल के इस फैसले के खिलाफ इस्लामी जमातों ने एहतजाज किया है। इनका इल्जाम है कि हुकूमत कुछ लीडरों को सियासी मंजर से हटाने की कोशिश में लगी हुई है। सिंगापुर में पुलिस ने दहशतगर्द तंजीम आईएस रवाबित के इल्जाम में 8 बांग्लादेशी शिद्दत पसंदों को गिरफ्तार किया है। इंतजामिया के मुताबिक ये शिद्दत पसंद बांग्लादेश की हुकूमत को नुकसान पहुंचाने के फिराक में थे। सिंगापुर की वजारत दाखिला के मुताबिक ये 8 अफराद को अप्रैल में दाखिली सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। बैरूत से होते हुए मुहाजिरीन और पनाहगुज़ीनों का एक जत्था आज रोम पहुंचा। ये पनाहगुज़ीन इटली हुकूमत और कुछ मजहबी तंजीमों के बीच इंसानी बुनियाद पर तय पाए माहिदे के तहत रोम पहुंचे। इस माहिदे के तहत 101 शामी बाशिंदों को यूरोप मुंतकिल करने के लिए चुना गया है। इसमें उन अफराद को शामिल किया गया है जो शिद्दत पसंदी और जिनसी हरासानी के शिकार हैं। इटली के बहरिया के 2 कमांडरों के हाथों हिंदुस्तानी माहीगीरों के कत्ल के मामले में यूनाइटेड नेशन के ट्राइब्यूनल ने उम्मीद जाहिर की है कि गिरफ्तार मुलजिमीन को जमानत पर रिहा किया जाएगा। ट्राइब्यूनल ने इटली और हिंदुस्तान को इस मामले में मुश्तरका हल तलाश करने की भी सलाह दी है, ताकि मुलजिमीन को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जमानत मिल सके और वो अपने वतन जा सके। वाज़ेह है कि इटली बहरिया के कमांडर मैसिमिलियानो और जैरून के खिलाफ 2012 में केरल के साहिल पर 2 हिंदुस्तानी माहीगीरों को कत्ल करने का इल्जाम है। सेहत की खराबी की वजह से लेट्योर पहले ही इटली जा चुके हैं, जबकि जैरून हिंदुस्तान में मौजूद इटली के सफारत खाने में नजरबंद हैं। इसी दौरान हिंदुस्तान की हुकूमत का कहना है कि इस मामले का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। मरकजी वजीर अरुण जेटली ने पार्लियामेंट में बयान देते हुए ये बात कही। जापान के वज़ीर आज़म शिंजो आबे बेल्जियम के दौरे पर हैं। वो आज बेल्जियम पहुंचे। शिंजो आबे के दौरे का मकसद दोनों ममालिक के बीच बाहिमी ताउन में मजीद इजाफा करना है। आबे ने ब्रसेल्स के शाही महल में किंग फिलिप से मुलाकात की। आबे बेल्जियम के वज़ीर आला चार्ल्स माइकल से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो यूरोपियन काउंसिल के सदर डोनाल्ड टस्क समेत यूरोपीय यूनियन के सीनियर ओहदेदारों से भी मुलाकात करेंगी। केनिया में एक जमीबोस इमारत के मलबे से एक बच्ची को जिंदा निकाल लिया गया है। वाज़ेह है कि 4 रोज कबल एक इमारत जमीबोस हो गई थी, जिसमें
23 लोगों के हलाक होने की खबर है, जबकि 93 लोग लापता बताए जाते हैं। इसी मलबे के नीचे ये बच्ची पड़ी रही, लेकिन काफी कोशिशों के बाद बच्ची को जिंदा बचा लिया गया है। इस बच्ची की उम्र 7 महीने की है। बाहर निकालते वक्त बच्ची को डिहाइड्रेशन हो गया था, लेकिन अभी इस बच्ची की तबीयत बेहतर बताई जा रही है। खबर नाइजीरिया से है, जहां बदनवानी का एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस बड़े स्कैम में नाइजीरिया के नायब सदर यमी ओसंजाजू हथियारों की खरीदो फरोख्त में खुर्द-बुर्द के लिए मुलजिम बनाए गए हैं। सरकारी जराये ने बताया है कि इस डील में तकरीबन $15 मिलियन के खुर्द-बुर्द का खदशा जाहिर किया गया है। इस स्कैम में मुलविस दीगर अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वाज़ेह है कि नाइजीरिया में करप्शन के खिलाफ बाकायदा एक मुहिम छिड़ी हुई है। ग्लोबल वार्मिंग और माहौलियात से जुड़े खतरात पर गौर व फिक्र करने के लिए इस माह के आखिर में इस्तांबुल में एक समिट का इनेकाद किया जाएगा। ये अपने आप में इस नौयत की पहली मीटिंग होगी। इस मीटिंग में दुनिया भर के 80 ममालिक के सरबराहान शिरकत करेंगे। इस समिट में इस बात पर भी बातचीत होगी कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कितना फंड दरकार होगा और इस फंड को इकट्ठा कैसे किया जाएगा। तो चलिए यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए आलू मंजर में आगे बढ़ेंगे। खबर अगस्ता मामले से जुड़ी हुई है। अगस्ता वेस्टलैंड रिश्वत मामले में राहुल गांधी के मुशीर और चीफ सेक्रेटरी कनिष्क सिंह भी फंसते दिखाई दे रहे हैं। इस ताल्लुक से किरीट सोमैया ने सीबीआई और ईडी को खत लिखा है। वहीं राहुल गांधी का कहना है कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और वो निशाना बनकर खुशी महसूस कर रहे हैं। तो बीजेपी ने कहा कि किसी को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि मोदी सरकार का असली निशाना करप्शन और बदनवानी है। अगस्ता वेस्टलैंड रिश्वत मामले में राहुल गांधी के मुशीर और चीफ सेक्रेटरी कनिष्क सिंह भी फंसते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही इस घपले का लिंक कॉमनवेल्थ घपले से जुड़ता दिखाई दे रहा है। इस ताल्लुक से किरीट सोमैया ने सीबीआई और ईडी को खत लिखा है और इस मामले की तफ्तीश का मुतालबा भी किया है। किरीट सोमैया ने अपने खत में दावा किया है कि MRMGF कंपनी के साबिक डायरेक्टर कॉमनवेल्थ खेल घपला और वीवीआईपी चौपर घपला में शामिल रहे हैं। दूसरी जानिब कनिष्क सिंह ने सोमैया के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। गत 6 साल से इसके ऊपर मेहनत कर रहा हूं। दिसंबर 2010 में जो राहुल गांधी परिवार मित्र परिवार कनिष्क सिंह को 767 करोड़ तब की कांग्रेस सरकार ने गिफ्ट दे दी MRMGF को, और वो कैग ने, सीबीआई ने, कोर्ट ने में ये सिद्ध हो चुका कि ये घोटाला है। उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। बीच में और कुछ जानकारी मेरे पास आई कि गांधी परिवार के कुछ सदस्यों के MGF कनिष्क सिंह के मामा, नाना, मम्मी की जो कंपनी है उसके और गांधी परिवार के दिल्ली में भी कुछ छोटे मोटे रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन हुए जो हरियाणा में रॉबर्ट वड्रा के हुए उसी प्रकार से। तो मैं जानना चाहता हूं ये सब चीजें एक बार समाज के सामने आए और इसीलिए मैंने संसद में इस संबंध में नोटिस दी है। वहीं राहुल गांधी ने सोमैया के बयान पर वजाहत पेश करते हुए कहा है कि मुझे खुशी है कि मुझे निशाना बनाया जा रहा है। तो मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है कि हुकूमत कांग्रेस लीडरों को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत का टारगेट राहुल नहीं करप्शन है। राहुल गांधी को हम टारगेट करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार को टारगेट कर रही है, ईमानदारी से, जो उनकी सरकार ने नहीं किया। रोज परतें खुल रही हैं कि ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले को दबाने की कोशिश की गई या ईमानदारी से जांच नहीं किया गया। तो कृपया करके राहुल गांधी ये बताएं कि भ्रष्टाचार की परतें नजदीक क्यों पहुंचती हैं।
हमें कोई उनको टारगेट करने का इरादा नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार को और भ्रष्ट लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। वहीं बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में अगस्ता मामले पर भी बात हुई। बीजेपी लीडर राजीव प्रताप रूडी ने बताया कि इस मामले में राज्यसभा में 4 मई को और लोकसभा में 6 मई को बहस होगी। इस मीटिंग में बीजेपी के तमाम बड़े लीडरों ने शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आगे बढ़ेंगे। अमेरिका से F-16 फाइटर जेट की डील पर सब्सिडी नहीं दिए जाने से पाकिस्तान भड़क गया है। पाकिस्तानी वजीर आजम के मुशीर सरताज अजीज ने कहा है कि अगर अमेरिका कोई इंतजाम नहीं करता है तो हम कहीं और से फाइटर प्लेन खरीद लेंगे। वाज़ेह है कि अमेरिका ने वाज़ेह कर दिया है कि F-16 फाइटर सौदे में पाकिस्तान को सब्सिडी नहीं दी जाएगी। हिंदुस्तान ने भी फाइटर प्लेन देने पर सवाल उठाए थे। पठानकोट हमला मामले पर वजारत दाखिला की स्टैंडिंग कमेटी ने हुकूमत को रिपोर्ट पेश कर दी है। कमेटी ने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुल्क में सिक्योरिटी इंतजामात में कोई काफी खमियां हैं। कमेटी का यह भी कहना है कि पाकिस्तानी जांच टीम JIT को एयरबेस का दौरा कराना हुकूमत की भूल थी। उधर हुकूमत ने कमेटी की सिफारिशात पर अमल करने का ऐलान किया है। खास रिपोर्ट। पठानकोट हमला मामले पर वजारत दाखिला की स्टैंडिंग कमेटी ने हुकूमत को रिपोर्ट पेश कर दी है। कमेटी के चेयरमैन प्रदीप भट्टाचार्य ने कहा कि पाकिस्तानी JIT को हिंदुस्तान आने की इजाजत देना मरकजी हुकूमत की भूल थी। उन्होंने ये भी कहा कि सिक्योरिटी इंतजामात में काफी खामियां थीं। उन्होंने पठानकोट के SP सलविंदर सिंह के रवैये पर तबसरा करते हुए कहा कि SP का रवैया मशकूक था। उन्होंने मामले की दोबारा जांच पर भी जोर दिया। Coming to the Pathankot and Gurdaspur issue, I like to make it very clear to you that Parliamentary Standing Committee have gone in details about the Union territories, how it is being developed and what are these faults and how the government can improve the situation. We have submitted the report on that. Pathankot issue, if the Government of India was serious and the intelligence functioned properly, then the picture would have been different. Further, I feel still now, today, very unsafe condition of Pathankot Air Base. According to our report, we urge upon the Government of India to take seriously this report and take the appropriate steps so that the security of our country, we can preserve our security of our country. उधर हुकूमत ने वजारत दाखिला की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को संजीदगी से लेते हुए सिफारिशात पर अमल करने का ऐलान किया है। संसदीय स्थायी समिति का जो रिपोर्ट्स आया है और उसमें जो कुछ कमेंट्स आया है सिक्योरिटी के मामले में जितने भी घटनाएं आए हैं वो अच्छा है, क्योंकि वो जो सही चीज को उन्होंने कमेंट्स किया है तो उसको हम बहुत सीरियसली लेते हैं। पार्लियामेंट का जो कोई भी रिपोर्ट होता है उसको तो हम गहराई से अध्ययन भी करते हैं और उसको हम लोग क्रियान्वित भी करते हैं। वाज़ेह है कि 2 जनवरी को पठानकोट फजाइया के अड्डे पर दहशतगर्दों ने हमला किया था। इसके बाद हिंद पाक बातचीत मुअत्तल हो गई और हिंदुस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तान की JIT को जांच के लिए एयरबेस का दौरा करने की इजाजत दी थी। अब जांच के लिए हिंदुस्तानी टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो पठानकोट हमला मामले पर वजारत दाखिला की स्टैंडिंग कमेटी की जानिब से हुकूमत को रिपोर्ट पेश कर दी गई है। इस पर सियासी लीडरों और दिफाई उमूर के माहिरीन ने हुकूमत को निशाना बनाया है। इससे कम से कम हम एक लेसन सीख के हम ये तैयारी करें कि भविष्य में ऐसा कभी ना हो। ये वास्तव में ये फैक्ट है कि कई बार हमारी इंटेलिजेंस फेल हो जाती है और एक हादसा इस देश में हो जाती है। भगवान जाने कैसे हम निकल पाते हैं इन मामलों से, मगर ये बहुत बड़ी ज़रूरी है कि हम इंटेलिजेंस एजेंसीज को हम प्रिपेयर्ड स्टेट में रखें और देश की नेशनल सिक्योरिटी में ये बहुत बड़ी कदम होते हैं। सांसदों की संसदीय समिति की अनुशंसाएं गंभीर हैं और भारत सरकार को इससे सबक लेना चाहिए। उनके द्वारा की गई आलोचना शर्मनाक है। मैं इस रिपोर्ट से बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे 4-5 एयरफील्ड ऐसे हैं जो शो विंडो में हैं।
जो पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक हैं और उनमें हर समय इस माफिया की कार्रवाई हो सकती है। अमृतसर है, पठानकोट है, उधमपुर है, अवंतीपुर है और श्रीनगर भी कुछ हद तक, दो श्रीनगर रिलेटिवली पीछे है, बट अवंतीपुर में और उधमपुर में और अमृतसर और पठानकोट में, और इसके बावजूद उनको सही प्रकार से ना प्रोटेक्ट किया जाना एक बड़ी बात है। और इसके बावजूद कि जब पूरा अलर्ट हो चुका था उसके बाद भी वो घुसपैठ करने में सक्सेसफुल हुए, फिर आके वहाँ तक पहुँचे, वहाँ की दीवार को उल्लंघन किया, अंदर आए, अंदर आने के बाद भी 24 घंटे के बाद कार्रवाई शुरू हुई। ये तमाम चीज़ जाहिर करती है कि हमारे इंटेलिजेंस जो है काफ़ी वीक थी। आगे बढ़ेंगे। ममनुआ तंजीम जमात-उद-दावा के सरबराह हाफिज सईद का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। एक अवामी इजलास से खिताब में हाफिज सईद ने कहा कि उसकी तंजीम पाकिस्तान में मंदिरों को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ है। उसने मजीद कहा कि दीगर मजाहिब की इबादतगाहों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हाफिज सईद ने कश्मीर का जिक्र करते हुए कश्मीरी मुसलमानों का साथ देने का अज़्म किया। आर्ट ऑफ लिविंग के बानी श्री श्री रविशंकर तनाज़े में घिर गए हैं। दरअसल उन्होंने अमन का नोबेल अवार्ड हासिल करने वाली पाकिस्तानी लड़की मलाला यूसुफजई पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मलाला इस अवार्ड के हकदार ही नहीं थी। श्री श्री के मुताबिक मलाला ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि उसे ये एजाज दिया जाए, और तो और उन्होंने नोबेल एजाज पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि आजकल नोबेल एजाज की कोई कीमत ही नहीं है। श्री श्री का नाम एक अमरीकी रुकन पार्लियामेंट ने नॉमिनेट किया था, लेकिन इसके बावजूद श्री को यह एजाज नहीं मिला और लगता है कि इसी बात का इन्हें मलाल है। हालांकि इस मामले पर श्री रविशंकर ने वजाहत पेश करते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। आजकल उस पुरस्कार का कुछ वैल्यू ही नहीं है। जो लड़की किसने कुछ भी नहीं किया, 16 साल की लड़की को पुरस्कार मिलने के बाद उस पुरस्कार का रहा क्या? जिसने कुछ भी नहीं किया, वो पुरस्कार सिर्फ पॉलिटिकल पुरस्कार हो गया है। इसलिए ये नहीं बहुत काम किया हुआ लोगों को पुरस्कार मिलेगा या काम करने के बाद पुरस्कार मिलेगा, ये सब भरोसा नहीं। जंगलों में लगी आग को लेकर एनजीटी ने उत्तराखंड और हिमाचल हुकूमत को नोटिस भेजा है और आग से निपटने की कोशिशों पर जवाब मांगा है। मुल्क के 3 पहाड़ी रियासतों के जंगल जल रहे हैं। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी सुलग रहा है कि आखिर कौन पहाड़ों को जला रहा है। मुल्क की 3 रियासतों के जंगलों में लगी आग से दहशत मची हुई है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर अभी पूरी तरह काबू भी नहीं पाया जा सका था कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के जंगल भी जलने लगे। उत्तराखंड के जंगलों में कई दिनों से लगी आग पर 90% काबू पा लिया गया, लेकिन बाकी बची जगहों पर जो आग लगी हुई है वो अब भी परेशानी का सबब बनी हुई है। 90% से ज्यादा फायर कंट्रोल काबू हो गई है और बाकी भी 2 दिन में पूरा वहाँ का संकट खत्म होगा। जो भी त्वरित कार्रवाई हो सकती है, वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने भी त्वरित कार्रवाई की है और मैं ये सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि इस समय स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। पूरे मुल्क में 8 करोड़ हेक्टेयर इलाका जंगल का है और इसमें से सिर्फ उत्तराखंड में ही 2000 हेक्टेयर जंगल आग में जल गया है, जो एक बड़ा नुकसान है। जंगल को कौन और क्यों जला रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है और हुकूमत को इस बारे में संजीदगी से सोचना होगा और ये तय करना होगा कि जंगल में आग ना लगे और आग लगती भी है तो ऐसा इंतजाम हो जिससे उस पर जल्द काबू पाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो उधर उत्तराखंड में आग लगाने वाले 4 अफराद की गिरफ्तारी के बाद अब ये शक गहरा होता जा रहा है कि कहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में किसी ने साजिश के तहत तो आग नहीं लगाई। आप हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें तफसील से कभी भी देख सकते हैं। आदाब। उत्तराखंड में आग लगाते हुए 4 लोगों के गिरफ्तार होने के बाद ये सवाल अब और संजीदा हो गया है कि क्या उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर
कहीं किसी साजिश का शिकार तो नहीं हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के जंगलों में भी तकरीबन 400 हेक्टेयर जंगल में आग फैली। रियासत के शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी जिले आग से मुतासिर हैं। अकेले शिमला में ही करीब 100 हेक्टेयर में आग बेकाबू है। यहाँ आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है और इसमें सैटेलाइट की भी मदद ली जा रही है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी आग बेकाबू होती जा रही है और इसे काबू में करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आग से जंगल को काफी नुकसान पहुंचा है। आग के बढ़ रहे हादसों पर मरकजी वजीर माहौलियात ने सभी रियासतों को चौकस रहने को कहा है। हमने बाकी राज्यों को भी कहा है कि बात चौकस रहिए और तुरंत फायर निपटाइए। आग के इन हादसों के पीछे अगर किसी की साजिश है तो उसे बेनकाब करने की जरूरत है, जिससे बेशकीमती जंगल के साथ हम भी बचे रह सके, क्योंकि 3 रियासतों के जंगल आग की लपटों का शिकार हुए। इससे कहीं न कहीं मैदानी इलाके भी मुतासिर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़।